बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Ladies and gentlemen, this is Basharatullah Malik talking to you on the platform of Potential Pakistan। आज का भी प्रोग्राम जो पोटेंशियल पाकिस्तान का उसके हल्के तारुफ के साथ मैं शुरू कर रहा हूँ। पोटेंशियल पाकिस्तान का मकसद ये है कि हम अपने लोगों को और पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि पाकिस्तान के बारे में हर तरह की नेगेटिविटी के बावजूद देयर आर वेज और देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर वेरी पॉजिटिव। पाकिस्तान में बहुत पॉजिटिव काम भी हो रहा है, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे हो। बहुत सारे मसाइल हैं हमारे साथ, गवर्नमेंट लेवल पे बड़े मसाइल होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी सारी गलत नहीं होती, कभी कभार ठीक काम भी कर देती है। बहरहाल तो आज का जो पोटेंशियल पाकिस्तान है वो आपके साथ वही पॉजिटिव खबरें लेके आएगा कि जो कि हमारे यहाँ हो रही हैं। आज के प्रोग्राम में मेरे जो गेस्ट हैं वो वही हैं मिस्टर मोहसिन सैयद। मोहसिन सैयद साहब का अपना एक तारुफ है, वो सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट और पाकिस्तान में और 4-5 दूसरी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के बानी और चेयरमैन रहे हैं। उन्होंने बहुत सारा काम किया है, वो ख़ुद भी अपना तारुफ अभी कराएंगे। मोहसिन साहब के साथ पहले एक प्रोग्राम हमने किया और उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन तशनगी बाकी रही। उस तशनगी को ख़त्म करने के लिए मैंने फिर रिक्वेस्ट की मोहसिन साहब से, एंड ही इज़ वेरी काइंड दैट इन स्पाइट ऑफ हिज lot of activity which is doing at his own level, जो कि इनके प्राइवेट काम भी हैं और गवर्नमेंट के साथ भी इनका कोलैबोरेशन चलती रहती है, उसके बावजूद मेरे कहने पे उन्होंने फिर तकलीफ़ की और वो आ गए। वेलकम मोहसिन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर अगेन ज्वाइनिंग अस। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। हाँ मोहसिन साहब, मैंने अभी थोड़ा सा बता तो दिया, लेकिन मेरे से आपसे तारुफ कराया नहीं जाता। देयर सो मेनी डाइवर्स थिंग्स, Whatever you feel like, जो आपका दिल करता है उतना सा बता दें, फिर हम टॉपिक के ऊपर आते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी जो बेसिक एक ख्वाहिश है पोटेंशियल पाकिस्तान के हवाले से भी और एक पाकिस्तान को आगे लेके चलने के हवाले से, मेरी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का हर बच्चा हुनरमंद होना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इस वक्त हम अगर ये कहें कि जी हमारे 2.5 करोड़ जो हमारे बच्चे हैं जो कि 18 से 36 साल की उम्र के अंदर हैं, मैं चाहता हूं कि वो बच्चे जो बिल्कुल अनपढ़ हों, जो 5वीं पढ़े हुए हों, जो 8वीं तक पढ़े हुए हों ना, हमने उन सबको हुनर सिखाना है। बिल्कुल सही। अच्छा, हुनर कोई हमने बड़ा कॉम्प्लेक्स हुनर नहीं सिखाना, हमने रोज़मर्रा के जो काम हैं वो सिखाने हैं ताकि वो उनसे कारोबार भी कर सके, अपने लिए भी और वो अपने घर वालों को भी उसका फ़ायदा उठा सके। मसलन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 3 करोड़ मोटरसाइकिल है सड़कों के ऊपर। 3 करोड़ है जी, और तकरीबन 20 से 25 लाख मोटरसाइकिल इस वक्त सालाना वहाँ पे प्रोडक्शन भी हो रही है। नहीं हो रही है, बिल्कुल सही। तो अगर आप बच्चों को मोटरसाइकिल मैकेनिक ही बना दें तो वो हर बच्चा अपने घर के अंदर, और उसके पास एक सिर्फ टूल किट उसको चाहिए, तो वो वहाँ पे रिपेयर शॉप खोल सकता है और मोटरसाइकिल ठीक भी करे, वो मोटरसाइकिल अपना भी ख्याल रखे, दूसरों को भी मोटरसाइकिलों को ठीक करे, और जाहिर सी बात है फिर 3-4 लोगों को वो मुलाजमत भी दे सकता है। तो एक तो मेरी ये ख्वाहिश है। इसी तरह जो मतलब सिंपल से जॉब्स हैं प्लम्बिंग के, इलेक्ट्रिशियन के, उनको हम जिनकी तालीम जो कि 8वीं से कम पढ़े हुए हैं उनके लिए हम इस तरह के काम सिखाएं, और सिविल इंजीनियरिंग के अंदर उनको ईंटें लगाना सिखाएं और सारा काम हुनर के साथ करना शुरू करें। इसी तरह ख़वातीन के साथ जहाँ पर हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसके अंदर स्टिचिंग और निटिंग की बहुत सारे उनको वर्कर्स चाहिए, जीन्स बनाने के लिए, टी शर्ट्स बनाने के लिए। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि हम ख़वातीन को प्राइमरी तौर पे वो जॉब सिखाएं जिसके अंदर ख़वातीन की एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है। एक टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर स्टिचिंग और निटिंग है, और जो बच्चियां मैट्रिक और FA FSC कर सकती हैं वो ICOM करके अपने आप को कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स में लेकर आना शुरू करें। बिल्कुल सही, क्योंकि कंप्यूटर्स फ्यूचर कंप्यूटर में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, साइबर सिक्योरिटी में है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, एप्स की डेवलपमेंट में है,
और बच्चियां और ख़वातीन क्योंकि ठहरे हुए मिजाज की होती हैं, वो एक जगह बैठ के बहुत देर काम कर सकती हैं, घर पे कर सकती। जी हाँ। तो आजकल जितना भी रिमोट वर्किंग फ्रॉम होम है, रिमोट वर्किंग है, उसके अंदर आप अपने घर पे कंप्यूटर एक कोने में सेट कर लें और जूम कैमरा लगा दें और आप वहाँ से कर सकते हैं काम। नेट पे जाएं, वहाँ पे देखें कि क्या है, चाहे ख़त लिखने का काम आपको आता हो, लिखाई आती हो, और अगर बाहर कोई इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डॉक्टरों की लिखी हुई जो नुस्खे हैं उन्हीं को आपने अंग्रेज़ी में टाइप करके कन्वर्ट करके वापस भेजना है, तो इस किस्म के फ्रीलांसिंग के भी बहुत सारे काम आ रहे हैं। तो बुनियादी तौर के ऊपर रूरल एरियाज़ के अंदर हम बच्चों को ट्रैक्टर मैकेनिक बनाएं, ट्यूबवेल मैकेनिक बनाएं, सोलर पैनल मैकेनिक बनाएं, ताकि हर शख्स कोई ना कोई अपने हुनर कमा कर सके और वहाँ से अपना ख्याल रख सके। तो अंडरलाइन चीज़ तो ये है हुनर। मोहसिन सैयद साहब ने बड़ी कमाल बात कर दी है और इसको मैं थोड़ा सा सम अप करता हूँ। अगर हमारा हर आदमी जो पाकिस्तान में है वो अपने जिस भी लेवल पे है वो एक स्टेप ऊपर आ जाए, अगर उसके पास हुनर नहीं है किसी एक एरिया में थोड़ा सा हुनर ले ले, अगर उसके पास थोड़ा सा हुनर है उसके हायर लेवल पे चला जाए, जो मैट्रिक नहीं है वो मैट्रिक कर ले, जो मैट्रिक है वो एफए कर ले, जो एफए है वो बीए कर ले, बीए से आगे कर ले। इस तरीके से अगर हमारा हर बंदा साल 2 साल में एक स्टेप ऊपर आ जाए तो आप सोचिए कि पाकिस्तान का लेवल कितना ऊपर चला जाएगा। हर बंदा परफॉर्म करना शुरू कर देगा बेहतर से बेहतर। तो दिस इज़ व्हाट द आइडिया इज़ प्रॉब्ली, जो मैंने समझा है। बिल्कुल सही। और उसके लिए बड़ी एफर्ट करने की ज़रूरत है। ये ठीक है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी शामिल होना चाहिए, लेकिन इंतज़ार ना करें कि गवर्नमेंट करेगी तो हम करेंगे। गवर्नमेंट को करने दे जो उनका काम है, करें या ना करें। हम भी तो कर सकते हैं, अपने लेवल पे करें। और जैसे मोहसिन सैयद साहब हैं ये भी करते हैं, बहुत सारे काम ये प्राइवेटली ख़ुद भी करते हैं। इस तरीके से अगर हम सब लोग इस चीज़ पर शुरू हो जाएं तो ये मुल्क बहुत तरक्की करेगा। अच्छा मोहसिन साहब, एक तो आपने ये बात कर ही दी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन पाकिस्तान के रिलेटेड। अब मैं तो 2-4 चीज़ें तोड़ के बात करूँगा आपसे। ज़रूर। एक तो हमारा मसला है पाकिस्तान का, इसमें इकनॉमिक्स भी थोड़ी सी आ जाएगी। हमें हर वक्त जो कमी रहती है वो फॉरेन एक्सचेंज की, हमें किस्तें नहीं दी जाती, हमें बार बार कर्ज़े उतारने के लिए और सूद उतारने के लिए मज़ीद कर्ज़े लेने पड़ते हैं। उसकी एक चीज़ तो मुझे भी समझ आती है और आपने भी हल्का सा हिंट कर दिया है कि हमारे पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस होगा तो हम फॉरेन एक्सचेंज कमाएंगे ना। तो फॉर एक्सपोर्टेबल सरप्लस के लिए ज़रूरी है कि हम जो चीज़ें खाम खा इम्पोर्ट करते हैं, फुट्टे, पेंसिलें, छोटी मोटी चीज़ें जो कि पहले भी पाकिस्तान में बनती थी, अभी भी बन सकती हैं, थोड़ा सा इकॉनमी ऑफ स्केल की ज़रूरत है। तो उसके ऊपर ज़रा बताइए कि हम क्या करें कि हमारे पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस हो जिससे हम डॉलर कमाएं और पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने हों कि हम कम से कम अपनी किस्तें तो अदा कर सकें। जी बिल्कुल। देखें पाकिस्तान इस वक्त, पहले हम टेक्सटाइल सेक्टर को लेते हैं। जी पहले हम रुई उठाते थे, कॉटन और से रुई बाहर भेज देते थे, यान बाहर चला जाता था, गांठें बाहर चली जाती थी कॉटन। फिर हमने वो स्पिनिंग मिल लगाए, यान बनाया, फिर हमने फैब्रिक मशीनें लगाई, अब हम स्टिचिंग निटिंग कर रहे हैं। तो आप अब हमारे ये जो लोग सियालकोट के लोग हैं ये स्पोर्ट्स गुड्स और सर्जिकल गुड्स बाहर कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम हर एरिया की जो स्ट्रेंथ है ना उसको देखते हुए हम ये देखें कि हम क्या चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी आपका ख्याल है कि हम जो भी काम करते हैं हम रॉ मटेरियल भेजने के बजाय उसमें वैल्यू ऐड करके भेजें। और उसमें छोटी सी बात में फिर नाजरीन से मुझे भी जोश आ जाता है, मैं सर कर दूं, अगर 1000 रुपये का आप ले लेना रुई, अगर वैसे की वैसी भेज देंगे तो आप 2000 की बेच देंगे। अगर आप वो 1000 की रुई के साथ धागा बना लें तो वो शायद 10,000 का हो जाएगा, और धागे से आपने कपड़ा बना लिया तो वो शायद 50,000 का हो जाएगा। कपड़े से आपने गारमेंट्स बना लिए तो वो 3 लाख का हो जाएगा। वो गारमेंट्स नॉर्मल की बजाय आप फैशन वेयर में आ जाएं। सर जो फैशन वेयर में आ जाएं, जो फ्रांस में, इंग्लैंड में, यूरोप में, अमेरिका में, उनके डिज़ाइन जो उनको पसंद है उसके मुताबिक बना के भेजें तो हम उसके तो 3 गुना नहीं 10-10 गुना हम प्राइस ले सकते हैं। और ये हो गया है। अब देखें पहले मैं आपको बताऊं कि 80 की दिहाई के अंदर हम इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। बिल्कुल सही। अब हमारे अपने ब्रांड्स हैं,
और लोकल ब्रांड्स का इतना कपड़ा अच्छा बन गया है कि अब हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं पाकिस्तान की कॉटन के बने हुए हमारे ब्रांड के वहाँ पे चीज़ें जा रही हैं, और क्योंकि इंडिया डायरेक्ट नहीं जा सकती तो वो दुबई के थ्रू जा रही हैं। तो इसी तरीके से अगर हम टेक्सटाइल के बाद हम दूसरी चीज़ देखते हैं, ये हमारी एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट, बिल्लियों का खाना बाहर से आ रहा है, कुत्तों को खाना बाहर से आ रहा है, ये चीज़ हमारे पास, छिछड़े हमारे पास भी हैं, हमारे पास वो चीज़ें सब मौजूद हैं जो बिल्ली कुत्ते खाते हैं। उनकी एक छोटी सी फैक्ट्री बनाएं और ये सारा चाहे खुद बना लें चाहे अंडर लाइसेंस बना लें, और हमारी जो ये हम इस पे पैसे ज़ाया कर रहे हैं, डॉलर ज़ाया कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। देखिए हमारे पास कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, ये मैं नाम भी ले लूँगा, जैसे मेन्यू चिकन वाले हैं, दूसरे हैं जो हमारे लोकली कर रहे हैं काम, वो बड़ी आसानी से अपने जो वेस्ट है उससे वो बिल्ली कुत्तों का वो बना सकते हैं, और वो बना भी रहे हैं थोड़े बहुत, लेकिन इसको एनहांस करना चाहिए। हम जो $50 बिलियन का कुत्ते बिल्लियों का वो मंगवाते हैं, कम से कम वो तो बचाओ यार। जी अच्छा, अब मसलन अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आना शुरू हो रहे हैं, अब ये जो स्कूटर्स आ रहे हैं बाहर से, ये स्कूटर्स पाकिस्तान में बनने चाहिए। हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है गाड़ी मोटरसाइकिल बनाने का, गाड़ी बनाने का, तो इलेक्ट्रिक मोटर्स ठीक है, अभी आप मोटर बाहर से ले आए लेकिन बैटरी तो लोकल बनाए, जो बॉडी के जो मोल्ड्स हैं, टाइज हैं, वो तो लोकल बनाए ना। तो अगर हम ये चीज़ें लोकल बनाना शुरू कर देंगे, एक तो लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और हमारा डॉलर बाहर जाना कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस चीज़ को कंट्रोल करना है। अच्छा, ये चीज़ें अगर हम कंट्रोल कर लेंगे कि जी हमने अपना इंपोर्ट बिल कम कर लिया, ये पहला स्टेप है, और उसके बाद हमने एक्सपोर्ट करना है। अब आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर एक आप अभी किसी भी इंटरनेशनल वेबसाइट पे जाएं ना, हेल्दी फूड्स के ऊपर, हल्दी, हमारी कसूर की हल्दी बेहतरीन है, मेथी, अच्छा, और मेथी है, फिर मोरिंगा है, मोरिंगा हमारा ये सरगोदा और फैसलाबाद एरिया का ये सुहांजना जो है, ये यहाँ पे इतना पैदा होता है, इतना इजीली पैदा होता है कि मैंने लगाया 2 दरख्त, वो बड़े और इतने बढ़ जाते हैं जल्दी से कि आपको अपने घर बचाने के लिए उसको तो काटना पड़ जाता है, क्योंकि समझ नहीं आती कि उसके पत्तों को करें क्या पता। तो इस तरीके से हमें चाहिए कि हम इंटरनेशनल ये जो नेचुरल फूड्स हैं उनके साथ मिलके हम अब चीज़ें एक्सपोर्ट करना शुरू करें, तो हमारी ये जो छोटी छोटी वैल्यू एडेड है। अब हमारी जो एक दफ़ा हल्दी मैंने अपने एक चाइनीज़ दोस्त को भेजी चाइना में, तो उसने मुझे कहा इसमें करकमिन होनी चाहिए 3%। मैंने SGS से जब उसको टेस्ट करवाया उसमें थी 3.4%। तो उसने कहा कि जनाब ये तो मुझे आप प्रीमियम पे यहाँ पे मैं लेने को तैयार हूँ, लेकिन उसका पूरा एक प्रोसेस है। अच्छा, वो प्रोसेस 1 साल पहले शुरू होता है कि आप अक्टूबर नवंबर के अंदर जो हमारे कसूर के अंदर जो रिवर बेड का एरिया है वहाँ पे एक एरिया स्पेसिफिक हो, फिर उसकी आपने उधर कोई आपने वो जो सिंथेटिक वो नहीं डालनी, खाद, नेचुरल खाद डालनी है आपने, और फिर उसको लेके आगे चलना है, तो फिर वो 3.4 का आपको रेशो मिलेगा। तो ये एक प्रोसेस है जो कि तभी बनेगा बशर्ते कि हम पहले लोकली तो अपनी चीज़ें अच्छी करना शुरू करें ना, और उसके बाद फिर ये चीज़ें बाहर जाना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से अगर हम एग्रीकल्चर अपनी चीज़ को सरप्लस, आपने बहुत बड़ी चीज़ें नहीं बाहर भेजनी, आपने थोड़ा बनाना है, उसको वैल्यू ऐड करके उसको अच्छी पैकिंग में करके आपने एक्सपोर्ट करना है, तो वो आपकी चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। अच्छा सर, एक चीज बताएं, मेरे ज़हन में क्वेश्चन आ रहा है, 2-3 चीजें जो मैंने, मेरी साइंस जो है ना बहुत आला लेवल की है, FA तक की पढ़ी है, लेकिन उससे ही मेरे जहन में एक क्वेश्चन आते हैं कि वो साइंस ये है कि आपको एक डिस्टिलेशन प्रोसेस आए, एक आपको चीज़ों को खुश्क करने का, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश, ड्राइंग, हाँ, ड्राइंग प्रोसेस, आप वो ड्राइंग इन द सन ड्राइंग, एयर ड्राइंग और साए में ड्राइंग, उसको या दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं, मशीनों के ज़रिए से ड्रायर आप लगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को आप ड्राई करके तो उसकी वैल्यू भी बढ़ा लेते हैं और उसको सेफ भी कर लेते हैं। और इसी तरीके से कुछ और भी आपके छोटे मोटे प्रोसेसेस हैं, उनको लेके क्या हम अपने लोगों को, अपने बच्चों को इसके ऊपर ही नहीं लाते। मैं अमूमन क्लासेस में बात करता हूँ, वो लोगों ने FSC वगैरह की होती है और इससे ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत भी नहीं है, तो दे नॉर्मली डोंट नो व्हाट इज डिस्टिलेशन। मैं आपको गिलगित की मिसाल देता हूँ। हाँ? गिलगित के अंदर जबरदस्त खुबानी पैदा होती है। अच्छा, और आप अगर उस खुबानी को वहाँ पे जो हर छोटा ऑर्चर्ड है वहाँ पर उसके साथ ही एक छोटा 1 टन का आप वहाँ पे एक वो फ्रीजर रख लें, बिल्कुल सही है। जैसे ही आप खुबानी तोड़ें इमीडिएटली फ्रीजर में रख दी जाए,
अच्छा, फिर ये 1-1 टन के फ्रीजर सारे के सारे कोल्ड स्टोरेज, एक बड़ा कोल्ड स्टोरेज लगाएं आप वहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन के अंदर 50,000 टन का। अब ये सारे वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की खुबानी वहाँ लेके पहुँचेंगे और उसके बाद उसको एक बड़े ट्रक के अंदर इस्लामाबाद लाहौर पहुँचा दें। 50 रुपए किलो की खुबानी जब तक वो लाहौर और इस्लामाबाद पहुँचेगी तो वो 200-250 रुपए की हो जाएगी। अब सबका फायदा है। उधर फार्मर का फायदा हुआ। अच्छा, हमारे इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो खुबानी है उसके लॉसेस है 60 to 70%, और वो फिर उसको फ्रूट को सुखाते हैं। अच्छा, सुखाते भी खुले आसमान के नीचे हैं, उसके अंदर मिट्टी जाती है। तो हालांकि यूएसएड और बहुत सारे इदारों ने कोशिश की है कि वहाँ पे सन ड्राइंग हो जाए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा खाने की मेज़ पर आए, क्योंकि खाने की मेज़ के ऊपर 50 रुपए की चीज़ 200 रुपए में पहुँचेगी। अगर वो आप उसको खुश करेंगे तो ठीक है, तब भी वो अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको साफ माहौल में खुश करें, ड्राई करें, पैक करें और एक्सपोर्ट करें। बिल्कुल सही। इसी तरीके से स्ट्रॉबेरीज हैं, वहाँ पे स्कर्दू वगैरह के अंदर आप उनको स्ट्रॉबेरीज को वो उसमें वहाँ पे वो करें। बल्कि कुछ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स थे, वो चाहते थे कि हम उनके फार्मर्स के साथ मिलके तकरीबन 100 मिलियन वो चाह रहे थे कि वहाँ पे स्ट्रॉबेरीज के वहाँ पे वो लगाएं दरख्त, और फिर उनको एक्सपोर्ट करें वहाँ से डायरेक्ट स्कर्दू एयरपोर्ट से इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाएंगे, क्योंकि हमारी जो स्ट्रॉबेरी है गिलगित बल्तिस्तान की बहुत अच्छा लजीज उसका टेस्ट है। इसी तरीके से सेब हैं, हम सेब को भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो सारे फ्रूट्स को हमें प्रोसेस करना चाहिए। बलूचिस्तान के अंदर हमारे पास पंजगूर और तुर्बत के अंदर खजूर है, हमें चाहिए कि खजूर को पैक करें, एक्सपोर्ट करें। यूरोप के अंदर वो उसको कन्फेक्शनरी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जो अच्छी खजूर है उसको आप इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट खाने के लिए भेजें। तो हमारी खजूर मिडल ईस्ट और ईरान की खजूर के साथ मैच करती है, और वो आप अमेरिका तक एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारी ब्लू जो वो है, क्या नाम है, ये जो सी से हम पैदावार होती है, तो ब्लू इकोनॉमी जो है उसके अंदर आप मछलियाँ, आप क्रैब्स, आप प्रॉन्स, ये वहीं से लें, गवादर से और हमारे बलूचिस्तान के कोस्ट से उसको पैक करें, गवादर से ही उसको एक्सपोर्ट कर दें। और जो बहुत वैल्यू एडेड चीज़ें हैं वो अब गवादर का नया हवाई अड्डा बन रहा है, वहाँ से सीधा वो सामान जो है आप टोक्यो भी भेज सकते हैं, बीजिंग भी भेज सकते हैं, सिंगापुर भी भेज सकते हैं, और वापसी के ऊपर वो बड़े जहाज़ 747 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स जो बाहर से आ रही है, मोटरसाइकिल के पुर्जे आ रहे हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती है, वो वहाँ से ले आएँ, और यहाँ से हमारी ब्लू इकॉनमी जो है उसको हम ग्रो करा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अंगूर है। अंगूर को मैंने YouTube पे देखा कि उसका मेवा कैसे बनता है, और मैंने उसको ट्राई किया। एक और ये जो हमारे लोगों में तजुर्बा नहीं करते, मैंने अपने किचन में बीवी से डरते हुए जाके उसको थोड़ा सा उबाला, और जब थोड़ी सी उसके ऊपर लाइनिंग जैसे उसमें बताया था, फिर मैंने उसको सुखाया धूप में, और वो वाकई में वो बन गया, और मेरा तजर्बा कामयाब हो गया। तो सर, बात यह है कि हमारे लोगों को तजर्बात पे भी उकसाएं, उनसे कहें कि एक चीज़ तुम्हें पता चलती है, सिर्फ यूट्यूब पे तुम वो देखते ना, बाज़-औक़ात काम की चीज़ें बताते हैं, आप वो काम करें। और सिर्फ जैसे मैंने कहा कि मेवा करें, और इसका बहुत सारे खजूर के बारे में आपने बड़ी अच्छी बात की कि probably 60% of the total खजूर which is being produced in Pakistan that is in बलूचिस्तान। अच्छा, अब बलूचिस्तान के अंदर क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा है गुर्बत बहुत ज़्यादा है, हमें चाहिए कि वो जो हमारे खजूर है ना, उसका जो वेस्ट है उससे खजूर से आप बिस्किट बना लें, और वो माओं को और बच्चों को आप मतलब बहुत कम पैसों के ऊपर बिस्किट वाली कंपनियों के साथ मिलके वो उनको दें, और लो कॉस्ट में करके दे, और बहुत एनर्जी से भरपूर चीज़ करने का काम ये है कि आज चाहे कोई हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू करें, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल एरिया है ना बलूचिस्तान में, जहाँ जाना मुश्किल है, तो वहाँ पे आप वहाँ पे जो छोटे छोटे ऐसे उनके वो डिपो बनाएं कि यहाँ पे खजूर इकट्ठी करो, जो कि वहाँ पे ज़ाया हो जाती है, और उसको ना कुछ हो सके तो उसको छुहारे बना लें जी, उसको सुखा लें, और आप हेलीकॉप्टर के ज़रिए उसको शिफ्ट कर लें, और अल्लाह खैर सल्ला। और वो 60% ऑफ द टोटल अगर वो हो रही है वहाँ पे, उसका सिर्फ रस्तों का मसला है।
तो आप ये कर सकते, और रास्ता तो हर चीज़ में है। और नहीं, मज़े की बात है, पंजगूर और तुर्बत से खजूर आती है खैरपुर के अंदर। हाँ। वहाँ खजी मार्केट है। हाँ। वहाँ पे उनकी बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन है उस मार्केट के अंदर। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि खजूर का जो प्रोसेसिंग है हाँ। वो हमारे पंजगूर में और तुर्बत में छोटे इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, वहीं पर छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लग जाएँ जो उससे पेस्ट बना लें, हाँ। उससे मुख्तलिफ चीज़ें बना लें, और वो पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर जो खजूर खाई नहीं जा सकती, हाँ। उस खजूर के प्रोसेसिंग करके और उसको पूरे पाकिस्तान में अगर वो बना के भेजेंगे तो उसमें सबका फ़ायदा है, क्योंकि वो ग़िज़ा बड़ी ग़िज़ाइयत से भरपूर एक चीज़ है। बड़ी अच्छी चीज़ है, बिल्कुल सही है। अच्छा सर, बात ये है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग की हम बात कर रहे थे, अभी तो हमने एग्रीकल्चर रिलेटेड और फलों के, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एक मैंने फिर वही बात, किसी ने कहा कि जी कि आप हमें 40,000 रुपया दें और अपना मोटरसाइकिल ले आएँ पेट्रोल वाला, और हम उसको बैटरी पे कन्वर्ट कर देंगे। अगर ये काम हो सकता है तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं बैटरी पे 100% वो डिज़ाइन करके बना दें। और दूसरी एक और चीज़ है कि जो हमारी ख़वातीन है ना, एक तो उनको इंडिपेंडेंट करना ज़रूरी है। कुछ फ़र्क आया है, अब मैं रोज़ जाता हूँ ना, यूनिवर्सिटी जाता हूँ, 10-15 किलोमीटर का फासला है, उसमें 2-4-5 मुझे ख़वातीन नज़र आ जाती हैं जो कि वो इलेक्ट्रिक मोटर बाइक के ऊपर जा रही हैं। दिस इज़ अ वंडरफुल सीन, आई फील वेरी हैप्पी, क्योंकि हमने अपनी औरतों को इंडिपेंडेंट और सस्ती जो है ट्रांसपोर्टेशन से महरूम किया हुआ है। अजीब किस्म के हमारे वो ख्यालात आ जाते हैं। मजहबी तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन इसमें मज़हब का कोई चक्कर नहीं है। अगर अपने मियाँ के पीछे बैठ के खातून जा सकती है और लोग पीछे से देखते हैं उसे, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो खुद चला लेगी तो कौन सा पर्दादारी ख़राब होगी। और देखें, 300 रुपये लीटर के अंदर अगर आप 70 किलोमीटर जाते हैं, हाँ। और 100 रुपये के बिजली के चार्ज में 70 किलोमीटर जाते हैं, तो आपका खर्चा 1/3 हो गया। 100 भी नहीं लगेगा। मौजूद साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने कर दी, बड़ी खुशी हो रही थी मुझे कि बहुत सारे लोगों को लाइन मिलेगी कि हमने कैसे तरक्की करनी है। असल में लोग तरक्की करना चाहते हैं, काम भी करना चाहते हैं, बढ़ना भी चाहते हैं आगे, उन्हें ये नहीं पता चलता कि किधर से स्टार्ट करें। वो आपने बहुत ज़्यादा गाइड कर दिया। एक और चीज़ है कि हम जो फॉरेन एक्सचेंज बचाने की और ये बातें कर रहे थे, हमारे पास कारों के कारखाने तो 2 लगे हुए हैं, टोयोटा का, होंडा का, लेकिन वो असेंबली करते हैं उनको, उसमें हमारे पास इंजन नहीं होता। इंजन तो हमें जापान से या चाइना से जिधर से भी आता तो तब जाके बात बनती है। और अब तो हमने गाड़ियाँ जो बनानी है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनानी है, उसमें तो इंजन की ज़रूरत भी नहीं है। इसके ऊपर बताइए कि व्हाट वी कैन डू एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव दिस थिंग कि हमारी गाड़ियाँ लोकली बने और वो इंटरनेशनल गाड़ियों के बराबर हों, और उसके बाद हम फॉरेन एक्सचेंज बचाएं बल्कि एक्सपोर्ट करें। मैं सबसे पहले शुरू करूंगा, जो छोटी स्कूटी है ना, जो 70 सीसी मोटरसाइकिल से भी छोटी है, हाँ। उस स्कूटी को हम अगर पहले बनाना शुरू करें ना, तो उसमें बैटरी भी हम बना लेंगे। अभी मोटर बाहर से आएगी, हाँ। लेकिन मोटर के अलावा बहुत कुछ है उसके अंदर। अच्छा, मोटर भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं सर, वो मोटर की रिक्वायरमेंट ये है कि कम से कम आप साल के अंदर 50 लाख 1 करोड़ बनाएं तो वो फिर बनती है। अच्छा, वो हमारे पास अभी वो वॉल्यूम नहीं है, तो मोटर आने दे बाहर से, हम उसको असेंबल लोकल कर सकते हैं। उसके पुर्जे अलग से आ गए और उसको हमने यहाँ असेंबल करके लगा लिया, लेकिन बैटरी लोकल बन सकती है। अच्छा, फिर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का छोटे से कार्ड्स हैं, वो लोकल बन सकते हैं, तारें उसकी लोकल बन जाएंगी। उसके बाद एक और चीज़ है, आपने देखा होगा 3 व्हीलर लोडर्स आजकल बड़े चल रहे हैं। अच्छा, अब वो जो लोडर है ना, उसको अगर हम बिजली पे कन्वर्ट करें तो उसकी जो नीचे बेड है उसके नीचे बैटरी आ गई, बैटरी आ जाएगी, बैटरी लोकल बन गई। वो जो उसका पिछले वाला कैरेज है वो लोकल है। अब उसके ऊपर हमने लगाया सोलर पैनल। अब रात को वो लोडर जो है घर से लेकर निकला फुली चार्ज। अब वो जाके बाजार में खड़ा हो गया, जहाँ पे भी उसको पता है कि जी यहाँ पे मुझे वजन उठाने को मिल जाएगा। सब्जी मंडी से लेके जाना है, सब्जी मंडी आ गया, ब्रांडत रोड आ गया, हॉल रोड आ गया, जहाँ जहाँ पे कारोबार हो रहे हैं वहाँ पे वो आ जाएं और पैनल पे वो अपने आप को रिचार्ज कर लें, तो वो हमारी बिजली पे उसके ऊपर भी कॉस्ट उनकी कम हो जाएगी। और जब उनकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम होगी तो जाहिर सी बात है उनकी घर की आमदनी बढ़ जाएगी। और कौड़ियों के मूल आपका वो जो है ना 1 किलोमीटर कोई आपके पैसे ज़्यादा लें, जब चूँकि पैनल है। अच्छा, पैनल का सिर्फ ये मेरा ख्याल है कर लें कि पैनल जब चाहें तो उसको फैला लें, और जब वो काम पे जा रहे हैं तो पैनल को
क्लोज करके रख लें। हाँ, वो भी हो सकते हैं। आजकल फोल्डेबल पैनल्स बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। एयर रेजिस्टेंस ना हो, इसलिए पैनल को मैं क्लोज करने की बात कर रहा हूँ। तो वो बड़ा अच्छा है कि ऊपर बहुत गर्मी हो तो उसको खुला रहने दें, साया भी होगा और बड़ा अच्छा काम चल सकता है। दिस इज वंडरफुल थिंग। और उसके बाद फिर हम कार्स की तरफ आ जाए। जी, अब अच्छा, असल में ना मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन है ना, ये इस पे हमारे बहुत सारे डॉलर्स खर्च होते हैं। अब हमें चाहिए कि अपनी डिफेंस प्रोडक्शन को 90% लोकल करें और एक्सपोर्ट करें। अब आप देखें कि हमारा JF-17 एक्सपोर्ट हो रहा है। मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मुझे मौका मिला एयर चीफ मार्शल मुसफ़ मीर के साथ कामरा में काम करने का, और JF-17 को हमने लोकलाइज शुरू किया। ये 98 की बात है। तो करते हुए हम यहाँ पे पहुँचे हैं, आज एक्सपोर्ट हो रहा है और 25 से 30 मिलियन डॉलर का बाहर जा रहा है। बजाय इसके कि हम 60-70 मिलियन डॉलर का F-16 लें, हम अपना बनाएं और उसको एक्सपोर्ट करें। हम मराकश से लेके इंडोनेशिया तक उसको कर सकते हैं। नाइजीरिया ने ले लिया, पूरा अफ्रीका हमारे पास है। ये नॉर्थ की जो रूसी रियासतें जो आज़ाद हुई हैं वो हमारे पास। अब हमें चाहिए कि हल्के हल्के अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाते चले जाएं। इसी तरह आर्मी टैंक्स बना रही है और टैंक्स का इंजन वो इंपोर्ट करते हैं क्राइसलर वगैरह से। तो मैं ये चाहता हूं कि ये लोकल बने। अब मिलर ट्रैक्टर ने इंजन बना लिया है ना, अब मिलर ट्रैक्टर के साथ मिलके आप इंजन की कैपेसिटी डबल करते जाएं। 200 हॉर्स पावर से 500 पे जाएं, 500 से 1000 पे जाएं, 1000 से आप 1200-1500 पर आ जाएंगे। तो जब आप बड़े हॉर्स पावर के इंजन लोकल बनाना शुरू कर देंगे तो आपको ये गम ही नहीं है कि जी आपके ऊपर कोई बैन लगाएगा। कल यही है इंजन आप मिडल ईस्ट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अफ्रीका में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और यही इंजन का मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो गाड़ियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाड़ी में तो छोटा लगता है ना, 100 हॉर्स पावर और उसके ऊपर। तो मैं चाहता जब मिलर ट्रैक्टर का कोई 1800 सीसी की बात कर रहे हैं तो देखें, एक दफा आपने सिलेंडर बना लिया, आपने पिस्टन बना लिया, आपने क्रैंकशाफ्ट बना ली, आपने क्रैंक केस बना लिया, बेरिंग्स बना ली, तो जब एक एक करके चीज बनती जाती है ना तो फिर हर चीज लोकल होती चली जाती है। और शुरू के अंदर चाहे वो जर्मनी हो, जापान हो, अमेरिका हो, हर मुल्क ने मेहनत करके ही ये काम सीखा है। ये बात हमें भी करनी पड़ेगी। हम सिर्फ इसी बात पे नहीं रह सकते कि जी वो गोरा आएगा और हमारा काम करके जाएगा। ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें चीज़ें खुद बनानी है और हमारे नौजवान माशाल्लाह जो है उनमें कैपेसिटी है ये बनाने के लिए। फिर मैं हमारे यहाँ मसलन बलूचिस्तान के अंदर क्रोमियम है। अब क्रोमियम को आप 40% प्योरिटी के ऊपर एक्सपोर्ट करेंगे तो एक ट्रक आपका 1 लाख रुपए में जाएगा। अगर आप उसको 60-70% प्योरिटी पे ले जाएं, उसकी थोड़ी सी प्योरिफिकेशन करके, जो कि बड़े सस्ते तरीके से हो जाती है, वही ट्रक 1 लाख रुपए के बजाय वो 5 लाख रुपए का हो जाएगा। आप अभी भी जाएं तो हमारे जो मुस्लिम बाग वगैरह के अंदर जो क्रोमियम वहाँ पे है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर काफ़ी खुशहाली आई हुई है। इसी तरह सेंदक है, रेकोदेक है। यहाँ पर हमें चाहिए कि हमारे जो केमिकल्स हैं उन केमिकल्स की प्रोसेसिंग हम खुद करें। अब तो दर में जिंक है, हम वो जिंक बाहर बेचते हैं, बाहर से फिर वो जिंक एनरिच्ड खाद बन के आती है, फिर हम कहते हैं ये हमारी गंदम में जिंक ऐड हो रहा है। ये बाहर नहीं जाना चाहिए। ये जिंक एनरिचमेंट यही होनी चाहिए। अच्छा, ये जिंक एनरिचमेंट वगैरह ये कोई खास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी तो नहीं है? बहुत बेसिक टेक्नोलॉजी। तो फिर उसके बाद हम क्यों नहीं करते? तो ये हमारे कुछ केमिस्ट बैठे और हमारे जो केमिस्ट हैं वो PhDs हैं, वो बैठ के इन चीज़ों को प्लान करना शुरू करें। इसी तरह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंसेज हैं। इनको चाहिए कि हमारे यहाँ जो मसलन अगर आप गांव के अंदर एक फैमिली को मुर्गियां दे देते हैं, उसका खाने का बंदोबस्त हो गया। अगर उसने बकरियां पाल ली तो उसकी आमदनी का जरिया हो गया, दूध का भी हो गया, गोश्त का भी हो गया। अगर आप उसको गाय भैंस दे देते हैं तो वो उनकी अच्छी भली एक स्टैंडिंग हो जाती है अपने गाँव के अंदर कि हाँ जी उनके पास कुछ काफ़ी स्टेटस है कि जी गाय हैं, भैंसें हैं। लेकिन छोटी सी चीज़ है, मुर्गियां और ये जो बकरियां हैं ना, ये आपकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है। तो इसके अंदर गवर्नमेंट को चाहिए कि माइक्रो फाइनेंस लेकर आए, और अगर हम सिर्फ मुर्गियां और बकरियों के ऊपर वो फोकस कर लेना तो आप यकीन माने कि हमारी जितनी 60% रूरल पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी से निकल के इतने खुशहाल हो जाएंगे कि वो हम शहर वालों को कम से कम खाने की सप्लाई लाइन तो दे देंगे ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और अभी भी गोश्त हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है,
लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा पानी का जहाज एक्सपोर्ट हो, 200 टन एक्सपोर्ट हो, 2000 टन गोश्त एक्सपोर्ट हो, और इतना गोश्त हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कि हमारा लोकल महंगा ना हो जाए, कि यहाँ पे भी सप्लाई पूरा हो और उसके अलावा जो सरप्लस है वो हो। और हमारे बलूचिस्तान का एरिया है, डेर इस्माइल खान का एरिया है, जहाँ पे हमारे पास जगह है। इसी तरह साउथ पंजाब के अंदर चोलिस्तान का एरिया है। हमें चाहिए इन सारे एरियाज के अंदर हम थोड़ी सी एग्रीकल्चर को और लाइफ स्टॉक को प्रमोट करें, और इससे फिर सब कुछ बढ़ जाएगा। सिंध का, शुमाली सिंध जो है, नॉर्थ सिंध जो है, उधर भी हम सहरा भी है, और वहाँ पर हम ये खाना लगा के अपने लाइफ स्टॉक को हम प्रमोट कर सकते हैं। ये क्विकेस्ट वे है कि हम अपने जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है, देहाती पॉपुलेशन है, उसको हम खुशहाल बना सकें। यहाँ मैं अपने नाजरीन से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस वक्त हम बात करते हैं ना, मोटा सा लफ्ज़ हो कि हम पोल्ट्री और ये वो, तो फिर तो लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन हम उसको सादे लफ्ज़ों में मुर्गियों और अंडों की बात करें तो लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। आपको पता नहीं, यही बैकबोन है, यही जो कट्टे और गायें और भैंसों की बात है। अगर पंजाबी में हम बात कर दें या उर्दू में बात कर दें तो लोग इसका रिकॉर्ड लगाते हैं और मजाक बनाते हैं, जबकि ये बहुत बड़ी है। आपका ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, आपके दूसरे मुल्क क्या कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया से सारी गायें हमारे इंपोर्ट हो रही हैं अभी दूध देने वाली, जो कि 60 किलो तक दूध देती। तो ये सारे काम अगर अंग्रेज़ करे तो जायज़ है, अगर हम पाकिस्तानी करें तो मजाक उड़ाओ। ये हमारी एक और प्रॉब्लम है, इसको भी हमें ठीक करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं चेंज इन द एटीट्यूड। हम जब तक छोटे छोटे कामों की और छोटे छोटे कामों करने वालों की इज्जत नहीं करेंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। प्लीज़ अपना रवैया बदलें, और जो छोटा काम हमारी नज़र में छोटा काम जिसको कहते हैं वो छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है, अगर वो हलाल रिज़्क आपको दे रहा है। सर, आपने गाड़ियों तक तो हमें पहुँचा दिया, हवाई जहाज़ भी बन सकता है। बिल्कुल सर, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त छोटे जेट इंजन्स बनना शुरू हो गए हैं। अब हमें चाहिए कि ड्रोन्स जो है ना, ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ड्रोन्स पहले तो शादी ब्याह के ऊपर फिल्में लेते थे ना, लेकिन अब एग्रीकल्चर के अंदर एक स्प्रे, हमारा पेस्टिसाइड का स्प्रे होता है। अब ऐसे ड्रोन्स बन गए हैं जो कि पेस्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं। अब ये ड्रोन्स हमारे यहाँ लोकल बन रहे हैं, तो उसमें लोकल इंजन भी लग सकता है, लोकल स्प्रेइंग भी हो सकती है, लोकल कैमरास भी लग सकते हैं, उसके रिमोट कंट्रोल भी लोकल बन सकते हैं। तो अगर आप एग्रीकल्चर फार्मिंग के अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी लेकर आ जाएंगे तो आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऊपर चली जाएगी। और ड्रोन्स के ज़रिए आप बिजाई भी कर सकते हैं, और उसके साथ आप खाद भी बिखेर सकते हैं। मेरा ख्याल है ये हो बिल्कुल। एक इंटरनेशनल मुल्क के अंदर एक कंपनी ने ड्रोन बनाया है जो कि फॉरेस्ट प्लांटेशन करता है। हाँ, वो फॉरेस्ट प्लांटेशन एक बुलेट मारता है, और उस बुलेट के अंदर, पैकेट के अंदर खाद भी होती है 1 महीने की, और वो जाके वहाँ लगता है, तो उसका सक्सेस रेशो बड़ा हाई है। और वो मतलब मुश्किल टेरेन में भी जाके, जहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, मुश्किल है लोगों का जाना, वहाँ पे जाके आप दरख्त लगाते चले जाएं, और उस दरख्त लगाने से थोड़े दिनों के बाद वहाँ पे सब्ज़ा हो जाएगा। सब्ज़ा होगा तो वहाँ पे फिर शहद की इंडस्ट्री आ जाएगी। तो इस तरीके से, और जहाँ पे बारिश नहीं होती वहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाएगी। यकीनन। तो ये हमारे जो मसलन कलर कहार का इलाका है, जहाँ पे हम दरियाई पानी नहीं पहुँचा सकते, वहाँ पे फिर बारिश का पानी आ जाएगा। सारा चोलिस्तान है आपके पास। जी, चोलिस्तान है और बलूचिस्तान है। चोलिस्तान जरखेज है, लेकिन वहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं, और वो जब आप वहाँ पे जंगल लगा देंगे तो इंशाल्लाह पानी आ जाएगा, यकीनन, और बहुत सारे काम हो सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, हमारे बिजली नहीं, ये नहीं, वो हालांकि बिजली हमारी 48,000 मेगावाट्स हमारी पैदा हो सकती है, जबकि ट्रांसमिशन नहीं है, हम वो नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर। लेकिन पावर जनरेशन के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं, विच शुड बी वेरी चीप है, और वो हमारी जो बिजली 60 रुपये यूनिट के हिसाब से लोगों को देते हैं, हम वो 2-4 रुपए में देके, ताकि जब बिजली होगी तो कारखाने चलेंगे। देखें, एक तो आजकल लोगों ने बहुत सारा सोलर लगा लिया है, लेकिन वो पैनल बाहर से आते हैं। हम चाहते हैं कि वो सोलर के अंदर जो सिलिकॉन का पोर्शन है वो बाहर से आए, बाकी पैनल लोकल बनना चाहिए। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि जो ये बायोमास है ना, इसको भी अगर आप बॉयलर में चलाएं, उधर से स्टीम पैदा करें और फिर स्टीम टरबाइन से चलाएं,
तो स्टीम टर्बाइन की जो बिजली है वो तकरीबन 25 से 30 रुपए की है। तो 60 रुपए की बिजली 25 से 30 रुपए की आ जाएगी। आपका सारे जो हमारे जो ये ज़राई इलाके हैं वहाँ पर आप ट्यूबवेलों को सोलर पे ले जाएं, आप वहाँ पे बिजली बायोमास पे ले जाएं, तो इस तरीके से बिजली की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। और जो हमारी छोटी फैक्ट्रियां हैं, बजाय इसके कि 60 रुपए यूनिट दें, वो 25-30 रुपए यूनिट के ऊपर उनकी बिजली का खर्चा भी कम हो जाएगा। और हमें चाहिए कि हर छोटे इलाके में, मसलन दीपालपुर है, वहाँ पे ओकाड़ा है, साहिवाल है, मियाँ चन्नू है, ये छोटे इलाकों के अंदर आप छोटे छोटे 25-25 एकड़ के इंडस्ट्रियल जोन बनाएं और उसमें आपका ज़राई कारोबारी बंदा भी हो, वो उसमें जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स वाला भी हो, उसके अंदर मैन्युफैक्चरर भी हो और ट्रेडर भी हो। और हर छोटे इलाके जिसको आप गांव या छोटे शहर का इलाका कहते हैं, वहाँ पे लोगों को जॉब्स भी उधर ही मिल जाएंगे और सारे मिल जाएंगे। हाँ। और हम एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट करेंगे कारोबार के अंदर। तो ये इस तरह के छोटे छोटे जो 10 से 25 एकड़ के छोटे अगर हम माइक्रो इंडस्ट्रियल स्टेट्स बना लें, जिसमें एग्रीकल्चर, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग तीनों आ जाएं वहाँ पे, तो वहाँ पे एक दूसरे को हेल्प करके हम काफ़ी बेहतर कर लेंगे, प्रोडक्शन भी बेहतर कर लेंगे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर देंगे। बिल्कुल सही। अच्छा मौसम साहब, एक तो हमने बड़ी एक्सटेंसिवली बातें कर ली, बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी सजेशंस आपने दे दी। ये टेक्निकल एजुकेशन की बात हो रही थी, आपने 8वीं वगैरह, क्या ऐसा हो सकता है कि हम ये टेक्निकल एजुकेशन मैट्रिक लेवल तक ले जाएं और जो भी मैट्रिक करके निकले, चाहे वो 10.5 साल में करे या 11 साल में करे, उसके पास उसका हुनर एक डिप्लोमा होल्डर के बराबर हो, एटलीस्ट इन 1 or 2 स्किल्स? जी बिल्कुल हो सकता है। और आप 8वीं से स्किल शुरू कर दें ताकि 8वीं 9वीं 10वीं को पेयर अप कर दें, और ये जो 8वीं वाला साल है इसको हुनर का साल कर दें। बिल्कुल। और 9वीं और 10वीं के अंदर उसकी एकेडमिक को कर दें, तो जो 9वीं और 10वीं में जाएगा कर लेगा, जो 8वीं के बाद ड्रॉप आउट हो जाएगा वो हुनर के साथ बाहर आ जाएगा। जो 9 और 10 कर लेगा वो कम से कम हुनर के साथ अपनी तालीम पूरी करेगा। तो अगर मसलन मेरा ख्याल है पंजाब के अंदर हर साल 10 लाख बच्चे मैट्रिक का इम्तिहान देते हैं, लेकिन सिर्फ 1 लाख बच्चा है जो हायर एजुकेशन में जाता है। तो जो वो 9 लाख ड्रॉप आउट है ना, उस ड्रॉप आउट को आपने 8वीं में ही हुनर सिखा दिया। 9वीं और 10वीं के अंदर आपने उसके काम को फोकस कर दिया, उसके बाद वो फोकस ट्रेनिंग ले ले किसी एक हुनर के अंदर जो उसकी पसंद का हो। और हमारे कई लोगों को बड़ा शौक है जी, हम यहाँ पे जिसको हम कहते हैं ना ब्रेन ड्रेन, वो कहते हैं नहीं ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ब्रेन एक्सपोर्ट है। हालांकि ये बेवकूफ़ी की बात है। जितना ज़्यादा हमारा स्किल्ड बंदा बाहर जा रहा है वो पाकिस्तान के एन वे लॉस है, और ख़ुसूसन जो परमानेंटली बाहर चले जाते हैं उसके ऊपर बड़ी खुशखबरियाँ, वो जी इतने पैसे भेजता है, ये भेजता है, और वही हमारा एसेट भी है। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, वो ये नहीं सोचते कि एक बंदा जो वहाँ बाहर जाता है, उसकी एक फैमिली, उसको पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत होती है, वो बार बार चक्कर भी लगाता है। उसके बाद उसकी अगली जो नस्ल है ना, वो ज़रा 10 साल में शायद एक दफ़ा आ जाता है, और तीसरी नस्ल को पता ही नहीं होता कि पाकिस्तान क्या है। अच्छा, उसका मैं थोड़ा सा एक मुख्तलिफ जायचा देता हूँ आपको। फ़र्ज़ करें एक फैमिली के अंदर 3 नौजवान हैं, एक बाहर गया ना, अब उसको चाहिए कि जो पीछे 2 हैं ना, उनसे कहे कि जनाब मुझे ये चीज़ यहाँ पे एक्सपोर्ट होती है, अब आप कारोबार बनाएं। एक बंदा जो बाहर मुल्क में चला गया, वो यूरोप के किसी मुल्क में चला गया, वो अमेरिका में कहीं चला गया, उसको पता है कि वहाँ पे क्या चीज़ की डिमांड है। हम आम ही की एग्जांपल ले लेते हैं कि ठीक है जी, यहाँ से आम उसने सही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे पैक किए, अप्रूव करवाए एग्रीकल्चर वालों से और सारों से सर्टिफाई करा के उसने आम एक्सपोर्ट कर दिए। उसने कोई मैकेनिकल चीज़ें बाहर भेजना शुरू कर दी। तो इस तरीके से जो फैमिलीज बाहर गई हुई है ना, उनको चाहिए कि वहाँ जाके नौकरियाँ ना करें, या नौकरी के साथ साथ इन पैरेलल थोड़ा सा कारोबार शुरू करें और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट बढ़ाएं। तो जब पाकिस्तान से वहाँ इंपोर्ट होगा और वो उस चीज़ के अंदर, मसलन मुझे पता है कि जर्मनी वगैरह के अंदर लोगों के पास पैसे हैं, तो हमें वो ट्रक के पीछे लिखा होता है डॉलर की तलाश। हमें ये फॉर्मूला जो है हर फैमिली अगर करना शुरू करे और सियालकोट वालों से सीखें कि एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ाई जाती है। उनकी बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर आपको वो एक्सपोर्ट करने के प्रोसीजर और तरीके भी बता रहे हैं, उनको देखें, उनको समझें। और जो लोग आपके बाहर गए हुए हैं उनसे कहें कि यार आप हमारे रेप हैं,
आप जाके मार्केटिंग करें और यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट करना शुरू करें। ठीक है, वहाँ से डॉलर तो आएंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जी यहाँ से आपने इतना वैल्यू एडिड करके बाहर भेजना है ताकि आप एक कारोबारी फैमिली बन जाए और आप एक मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बन जाएं, बजाय इसके कि आप एक बंदे की रोज़गार के ऊपर बैठे हों। पूरी फैमिली यहाँ से सप्लाई चेन आपका शुरू होना चाहिए और इस तरीके से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सकता है। ताइवान ने भी यही किया और चाइना ने भी यही किया। अच्छा, एक और सवाल पैदा होता है, मैं भी एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसमें सारे नौकरियाँ करते आए और मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं कारोबार में आ जाऊँ और मैंने किए कारोबार, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं कर सका। मेरा बेटा आगे कर रहा है, ठीक है। मैंने ये नोट किया कि नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको जब कारोबार में कन्वर्ट होना होता है, यानी वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। उसके बारे में कुछ सजेशन दे लोगों को कि व्हाट दे शुड डू, क्या करें कि वो जो नौकरी पेशा जो नौकरी ही करनी है उससे निकल के वो कारोबारी माइंडसेट में आए। उसमें देखें, ये एक होता है फैमिली यूनिट के अंदर, उसमें चाहे मियाँ बीवी का यूनिट हो तो एक शख्स नौकरी करता रहे और दूसरा जो है कारोबार की एक्सपेरिमेंटेशन कर ले। और अगर 2-3 भाई हैं तो वो भी मिलके कर सकते हैं कि जी ये 2 उसमें से नौकरियां करते रहें और एक बिजनेस के अंदर आए, ताकि सारों का ही क्योंकि बिजनेस के अंदर ऊंच नीच होती है। तो इस तरीके से स्लो एंड स्टडी करें। तो और पहले ट्रेडिंग शुरू करें, ट्रेडिंग के बाद मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करें और एक फैमिली यूनिट के साथ और एक टीम के साथ मिलकर करना शुरू करें। थैंक यू वेरी मच। आखिरी बात जो मैं पब्लिक से भी करना चाहूँगा और कुछ मेरे जो मजहबी लोग हैं, हमारे मदरसों वाले हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो किसी बड़े आलिम ने कहा था कि अपने जो मजहबी हम तालीम देते हैं ना बच्चों को, वो दें, कुरान की, हदीस की और मज़हब का, आप दीन का इल्म दें, लेकिन उसके साथ साथ कोई हुनर भी दें, क्योंकि उन्होंने फरमाया कि अगर उनके पास सिर्फ दीन का इल्म होगा तो वो फिर दीन बेचेंगे, अगर हुनर होगा तो फिर वो हुनर बेचेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा खुसूसन मदरसे के जो मोहतरम हज़रात हैं कि अपने दीनी तालीम देते हुए उनको ऐसे ही थोड़े थोड़े हुनर, किसी को इलेक्ट्रीशियन बना दें, वो मस्जिदों में ही कम अज़ कम काम करने जोगे हो जाएं, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन का भी काम मस्जिद में होता है, प्लम्बर का भी होता है और छोटे मोटे दूसरे काम होते हैं। तो वो सारे ऐसे हुनर उन तालिब इल्मों को दें, क्योंकि जितने हमारे अगर 10 लाख तालिब इल्म निकलते हैं हर साल या 2 लाख निकलते, मुझे सही तादाद नहीं पता, उनके लिए मस्जिदें इतनी नहीं होती कि वहाँ पे वो मौलवी बन सकें और इमाम। तो उनके लिए लाजमी है कि वो आवाम में आए और वहाँ पे वो काम करें। और जिसके पास दीन का इल्म होगा, यानी मज़हब का इल्म होगा, और साथ दुनिया जिसको आप कहते हैं, हालांकि वो भी दीन का हिस्सा है, उससे एक बहुत आला कॉम्बिनेशन बनेगा और लोगों में खुशबू फैलेगी कि जो ये मजहबी और अच्छे लोग हैं वो कारोबार भी एक अच्छे तरीके से करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू अस। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।